दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। जनवरी की हल्की धुंध सड़कों पर तैर रही थी और शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। उसी समय साउथ दिल्ली की एक शांत गली में बने अपने छोटे से ऑफिस में निजी अन्वेषक विवेक अरोड़ा खिड़की के पास बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। विवेक ने बिना सिर उठाए कहा, अंदर आइए। दरवाजा खुला और लगभग 50 साल का एक व्यक्ति अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसके कपड़े और व्यक्तित्व साफ बता रहे थे कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह कुछ पल खड़ा रहा, जैसे अपने शब्द ढूंढ रहा हो, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम अभय मेहता है। विवेक ने अखबार मेज पर रखा और उसे बैठने का इशारा किया। आदमी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी कोट की जेब से एक पुरानी हल्की पीली पड़ चुकी फोटो निकालकर मेज पर रख दी। मैं चाहता हूं कि आप इस आदमी को ढूंढें, उसने धीमी आवाज में कहा। विवेक ने फोटो उठाई। तस्वीर में 2 किशोर लड़के खड़े थे, एक भारतीय और दूसरा विदेशी। दोनों करीब 17-18 साल के लग रहे थे और किसी कॉलेज कैंपस के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। इनमें से एक आप हैं? विवेक ने पूछा। हाँ, अभय ने सिर हिलाया। और दूसरा? विवेक ने फिर पूछा। अभय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता। विवेक की भौहें सिकुड़ गईं। आपको नहीं पता? मतलब? अभय ने गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखने लगा। करीब 30 साल पहले मैं इंग्लैंड में पढ़ता था, उसने कहना शुरू किया। लेकिन वहां एक गंभीर सड़क दुर्घटना में मेरे सिर पर चोट लगी। उसके बाद मेरी याददाश्त के कई साल पूरी तरह मिट गए। डॉक्टरों ने कहा कि यह आंशिक अमनेसिया है। मैं अपने बचपन और उसके बाद की जिंदगी याद रखता हूँ, लेकिन इंग्लैंड में बिताए 5 साल मेरी यादों से पूरी तरह गायब हैं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। विवेक अब पूरी तरह ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। अभय ने आगे कहा, मेरे माता पिता मुझे वापस भारत ले आए। इलाज हुआ, जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। मैंने पढ़ाई पूरी की, बिजनेस संभाला और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन वो 5 साल हमेशा मेरे लिए एक खाली पन्ने की तरह रहे। उसने मेज पर रखी फोटो की तरफ इशारा किया। पिछले हफ्ते मुझे ये फोटो अपने पुराने कागजों में मिली। जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। विवेक ने फोटो को गौर से देखा। विदेशी लड़के की आंखें हल्की नीली थीं और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। क्या आपको उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं? विवेक ने पूछा। अभय ने धीरे से सिर हिलाया। बस कभी कभी एक सपना आता है, उसने कहा। कैसा सपना? विवेक ने पूछा। अभय ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठंडी हवा, अंधेरा, पानी में हिलती हुई एक छोटी नाव और किसी के चिल्लाने की आवाज। विवेक कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि ऐसे सपने अक्सर किसी दबे हुए सच की ओर इशारा करते हैं। आप चाहते क्या हैं? उसने पूछा। अभय ने सीधे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह लड़का कौन था और मेरे साथ क्या हुआ था। अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा राज है जिसे मैं भूल चुका हूं, तो मैं उसे जानना चाहता हूं। विवेक कुछ देर सोचता रहा। मामला अजीब था, लेकिन दिलचस्प भी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं इस केस को देखूंगा, लेकिन मुझे इंग्लैंड जाना पड़ सकता है। अभय ने तुरंत कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, सारे खर्च मैं उठाऊंगा। अगले कुछ दिनों में विवेक ने प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा की। पुराने दस्तावेजों से पता चला कि अभय मेहता ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में पढ़ाई की थी। यह भी पता चला कि दुर्घटना के बाद उसे गंभीर सिर की चोट आई थी और उसी के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। 1 हफ्ते बाद विवेक इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। कैम्ब्रिज एक शांत और खूबसूरत शहर था। पत्थर की पुरानी इमारतें, हरे भरे मैदान और उनके बीच बहती कैम नदी, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगता था। लेकिन विवेक जानता था कि इसी शांत जगह के भीतर कहीं एक पुराना रहस्य छिपा हुआ है। यूनिवर्सिटी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसी साल अभय के साथ पढ़ने वाले छात्रों में एक अंग्रेज लड़के का नाम दर्ज था, एड्रियन क्लार्क। विवेक को तुरंत लगा कि यही वह लड़का हो सकता है जो फोटो में था, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने आगे का रिकॉर्ड पढ़ा। उसमें लिखा था कि एड्रियन क्लार्क की मृत्यु कॉलेज के दौरान ही एक नाव दुर्घटना में हो गई थी।
वह कैम नदी में डूब गया था। विवेक की दिलचस्पी अब और बढ़ गई। उसने उस घटना के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। कुछ पुराने अखबारों में भी उस दुर्घटना का जिक्र था। रिपोर्ट के अनुसार एड्रियन नाव चलाते समय नदी में गिर गया और डूब गया। इसे एक साधारण दुर्घटना माना गया था, लेकिन विवेक को कुछ अजीब लगा। अगर यह सिर्फ दुर्घटना थी तो अभय को उसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं था और वह डरावना सपना क्यों आता था। जांच करते करते विवेक को कॉलेज के एक बुजुर्ग माली के बारे में पता चला, जो उस समय भी वहां काम करता था। उसका नाम हैरोल्ड थॉमस था। वह अब रिटायर हो चुका था और शहर के बाहरी इलाके में रहता था। विवेक उसी शाम उससे मिलने पहुंचा। बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलते ही थोड़ा चौंका, लेकिन जब विवेक ने उसे पुराने दिनों की बात बताई तो उसकी आंखों में यादों की चमक आ गई। हाँ, उसने कहा, मुझे वो घटना याद है। एड्रियन क्लार्क, वह बहुत घमंडी लड़का था। विवेक ने सावधानी से पूछा, क्या आप अभय मेहता को जानते थे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हाँ, हम उसे ए भी कहते थे। वह अच्छा लड़का था, शांत और मददगार। विवेक ने धीरे से अगला सवाल पूछा, क्या उस दिन नाव में वह भी था? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, हाँ, वह था। विवेक का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। तो फिर असल में उस दिन क्या हुआ था? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगा। लोग कहते हैं कि वह दुर्घटना थी, उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन सच शायद थोड़ा अलग था। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखता रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उस दिन शाम का वक्त था। गर्मियों का मौसम था, इसीलिए कॉलेज के कई लड़के नदी के किनारे घूम रहे थे। कैम नदी उस समय बहुत शांत लग रही थी, लेकिन कभी-कभी उसकी सतह के नीचे बहुत कुछ छिपा होता है। विवेक ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े आदमी ने कुर्सी पर थोड़ा झुककर बैठते हुए कहा, एड्रियन क्लार्क और अभय मेहता दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे, लेकिन उनका रिश्ता उतना सीधा नहीं था जितना बाहर से लगता था। एड्रियन अमीर परिवार से था और थोड़ा घमंडी भी। वह दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेता था, खासकर विदेशी छात्रों को। कई बार मैंने उसे भारतीय और एशियाई छात्रों का मजाक उड़ाते देखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अभय के साथ समय बिताता था। शायद इसलिए कि अभय पढ़ाई में बहुत तेज था और कॉलेज में उसकी काफी इज्जत थी। विवेक ने पूछा, क्या उनके बीच कभी झगड़ा हुआ था? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कई बार। हालांकि ज्यादातर लोग उन झगड़ों को मजाक समझते थे, लेकिन मैं समझ सकता था कि बात उससे कहीं गहरी थी। एड्रियन अक्सर नस्ल को लेकर ताने मारता था। कई बार मैंने उसे कहते सुना, तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो, लेकिन असल में इस जगह के नहीं हो। अभय उस समय चुप रह जाता था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता था। विवेक ने महसूस किया कि कहानी धीरे धीरे एक अलग दिशा ले रही थी। उसने पूछा, उस शाम क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी कुछ पल सोचता रहा, जैसे पुरानी यादों को जोड़ रहा हो। फिर बोला, मैं उस दिन कॉलेज के बगीचे में काम कर रहा था। शाम करीब 5 बजे का वक्त होगा। नदी के किनारे कई छात्र थे। तभी मैंने एड्रियन और अभय को एक छोटी नाव में बैठते देखा। दोनों के बीच बहस हो रही थी। मैं बहुत दूर था, इसलिए उनके शब्द साफ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उनकी आवाजें तेज थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी गंभीर बात पर लड़ रहे थे। फिर विवेक ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, नाव धीरे धीरे नदी के बीच की तरफ जा रही थी। मैं काम करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं घबराकर नदी की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि पानी में हलचल हो रही है और अभय नाव के पास खड़ा है। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और घबराया हुआ लग रहा था। आसपास कुछ और छात्र भी दौड़कर आ गए थे। उन्होंने बताया कि एड्रियन पानी में गिर गया है। क्या किसी ने उसे बचाने की कोशिश की? विवेक ने तुरंत पूछा। हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा। अभय खुद पानी में कूद गया था, लेकिन नदी की धारा उस हिस्से में थोड़ी तेज होती है। कुछ मिनट बाद जब दूसरे लोग भी वहां पहुंचे और खोज शुरू हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
आखिरकार थोड़ी दूरी पर एड्रियन का शरीर मिला, लेकिन वह तब तक मर चुका था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विवेक ने धीरे से पूछा, तो सबने मान लिया कि यह दुर्घटना थी? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। हाँ, आधिकारिक तौर पर यही कहा गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि वहां कुछ और हुआ था। अभय ने बताया कि नाव अचानक हिल गई थी और एड्रियन का संतुलन बिगड़ गया था। बाकी छात्रों ने भी यही माना कि शायद वह ठीक से तैरना नहीं जानता था, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया। विवेक कुछ देर सोचता रहा। कहानी सुनने में सीधी लग रही थी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं कुछ अधूरा था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन आपको लगता है कि बात इतनी सीधी नहीं थी, है ना? बूढ़े आदमी की आंखें एक पल के लिए चमक उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें कैसे पता? विवेक हल्का सा मुस्कुराया। आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप उस समय नदी के कितने करीब थे। बूढ़े आदमी ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, मैं इतना करीब था कि उनकी आवाजें सुन सकता था, और इतना दूर भी कि कोई मुझे नोटिस न करे। विवेक थोड़ा आगे झुक गया। तो आपने क्या सुना? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। मैंने एड्रियन को चिल्लाते हुए सुना। वह अभय को गालियां दे रहा था, बहुत बुरी गालियां। वह कह रहा था कि भारतीय लोग यहां पढ़ने के लायक नहीं हैं, कि वे सिर्फ पैसे और चालाकी से आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक उसने कुछ और कहा, ऐसा कुछ जिससे अभय का धैर्य टूट गया। क्या? विवेक ने पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा, एड्रियन ने कहा, तुम चाहे जितना पढ़ लो, जितना अमीर बन जाओ, लेकिन तुम लोग हमेशा हमारे नीचे ही रहोगे। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। और फिर? विवेक ने पूछा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, फिर मैंने अचानक एक तेज आवाज सुनी, जैसे किसी चीज से जोर से टक्कर लगी हो। उसके तुरंत बाद पानी में गिरने की आवाज आई। विवेक का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। क्या आप कहना चाहते हैं कि? उसने बात अधूरी छोड़ दी। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि अभय ने जानबूझकर उसे मारा, लेकिन उस क्षण नाव में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। विवेक कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर शाम ढल रही थी और आकाश हल्का लाल हो रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। अगर उस दिन नाव में वास्तव में झगड़ा हुआ था, तो क्या अभय ने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया था जिसे वह खुद भी याद नहीं रखना चाहता था? लेकिन तभी एक और सवाल उसके मन में आया। अगर मामला इतने साल पहले खत्म हो चुका था, तो फिर आज इतने साल बाद यह रहस्य फिर से क्यों जाग रहा था? विवेक ने धीरे से मुड़कर बूढ़े आदमी से पूछा, उस घटना के बाद एड्रियन के परिवार ने क्या किया? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, उसका एक छोटा भाई था, डेनियल क्लार्क। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। नहीं, वह उस समय स्कूल में था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वह कुछ समय के लिए यहां आया था। मैंने उसे देखा था। विवेक ने पूछा, वह कैसा था? बूढ़े आदमी की आवाज धीमी हो गई। उसकी आंखों में एक ही चीज थी, नफरत। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विवेक के मन में एक नया शक पैदा हो चुका था। अगर डेनियल क्लार्क ने कभी यह मान लिया हो कि उसके भाई की मौत सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, तो क्या वह इतने साल बाद भी उस बात को भूल पाया होगा? या फिर शायद यह कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई थी, और शायद इतने साल बाद कोई पुराना हिसाब बराबर करने के लिए फिर से सामने आने वाला था। विवेक उस रात होटल के कमरे में देर तक सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर कैम्ब्रिज की शांत सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का शोर था। अगर उस दिन नाव में सचमुच झगड़ा हुआ था, तो क्या अभय ने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया था जिसे वह खुद भी याद नहीं रखना चाहता था? या फिर वह सच में एक दुर्घटना थी जिसे हालात ने गलत दिशा दे दी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला 30 साल पहले खत्म हो चुका था, तो अब अचानक यह सब फिर क्यों सामने आ रहा था?
अगली सुबह विवेक ने यूनिवर्सिटी के पुराने रिकॉर्ड फिर से देखने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे एड्रियन क्लार्क या उसके परिवार के बारे में और जानकारी मिल जाए। यूनिवर्सिटी के पुराने दस्तावेजों में खोजते हुए उसे पता चला कि एड्रियन का छोटा भाई डेनियल क्लार्क कुछ साल बाद कैम्ब्रिज आया था, लेकिन उसने यहाँ पढ़ाई नहीं की थी। वह सिर्फ कुछ महीनों के लिए शहर में रहा और फिर अचानक चला गया। रिकॉर्ड में बस इतना ही लिखा था, लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आई। पिछले महीने ही यूनिवर्सिटी के गेस्ट रजिस्टर में एक नाम दर्ज हुआ था, डेनियल क्लार्क। विवेक के हाथ में पकड़ा कागज जैसे भारी हो गया। क्या यह वही डेनियल हो सकता था? अगर हाँ, तो वह इतने साल बाद यहाँ क्यों आया था? उसने तुरंत उस होटल का पता लगाया जहां डेनियल ठहरा था। होटल शहर के पुराने हिस्से में था, नदी से ज्यादा दूर नहीं। रिसेप्शन पर पूछताछ करने पर पता चला कि डेनियल क्लार्क करीब 2 हफ्ते पहले यहां रुका था, लेकिन अब चेकआउट कर चुका था। क्या उसने यहां किसी से मिलने के बारे में कुछ कहा था? विवेक ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी देर सोचा। हाँ, उसने किसी भारतीय व्यक्ति का नाम लिया था। मुझे पूरा नाम याद नहीं, लेकिन शायद अभय जैसा कुछ था। विवेक का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तो डेनियल क्लार्क यहाँ आया था और वह अभय मेहता को ढूंढ रहा था। विवेक ने तुरंत भारत में अभय को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। उसी शाम उसने फैसला किया कि अब उसे भारत लौटना होगा। अगर डेनियल सच में अभय को ढूंढ रहा था, तो शायद वह अब तक उससे मिल भी चुका होगा। 2 दिन बाद विवेक दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट से निकलते ही उसने सीधे अभय के घर जाने का फैसला किया। अभय का घर साउथ दिल्ली के एक शांत इलाके में था, एक बड़ा आधुनिक बंगला। लेकिन जैसे ही विवेक वहां पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। घर के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। गेट के पास कुछ लोग खड़े आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। माहौल भारी था। विवेक जल्दी जल्दी अंदर गया। तभी उसे पुलिस इंस्पेक्टर राहुल त्यागी दिखाई दिए, जिन्हें वह पहले से जानता था। राहुल, यहाँ क्या हुआ है? विवेक ने घबरा कर पूछा। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? अभय मेहता की हत्या हो गई है। विवेक के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। कब? उसने मुश्किल से पूछा। आज सुबह, इंस्पेक्टर ने कहा, करीब 7 बजे। कुछ पल के लिए विवेक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके दिमाग में तुरंत डेनियल क्लार्क का नाम गूंजने लगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम यहां क्यों आए थे? विवेक ने जल्दी जल्दी पूरी कहानी बता दी। फोटो, इंग्लैंड की जांच, एड्रियन क्लार्क और उसका भाई डेनियल। राहुल त्यागी ध्यान से सुनते रहे। तो तुम्हारा कहना है कि एड्रियन क्लार्क की मौत शायद दुर्घटना नहीं थी और उसका भाई अब बदला लेने आया था? उन्होंने पूछा। विवेक ने गंभीरता से सिर हिलाया। संभव है। इंस्पेक्टर कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, अंदर चलो। घर के अंदर का दृश्य परेशान करने वाला था। पुलिस के लोग हर जगह जांच कर रहे थे। लिविंग रूम के बीचों बीच फर्श पर अभी भी खून के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। अभय को गोली मारी गई, इंस्पेक्टर ने कहा। एक ही गोली? सीधी छाती में। किसने? विवेक ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, यही तो पता लगाना है। उन्होंने आगे बताया, घर के नौकर ने बताया कि सुबह एक विदेशी आदमी अभय से मिलने आया था। दोनों करीब आधे घंटे तक अंदर बात करते रहे। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई और वह आदमी भाग गया। विवेक ने धीरे से कहा, डेनियल क्लार्क। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। संभव है। लेकिन तभी एक कांस्टेबल तेजी से कमरे में आया। सर, एक खबर है, उसने कहा। क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा। कांस्टेबल ने जवाब दिया, सदर बाजार के एक होटल में एक विदेशी आदमी की लाश मिली है। उसने खुद को गोली मार ली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नाम?
इंस्पेक्टर ने पूछा। कांस्टेबल ने कहा, होटल रजिस्टर में नाम लिखा है डैनियल क्लार्क। विवेक ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। तो आखिरकार बदला पूरा हो चुका था। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और बात आई। अगर डैनियल ने अभय को मार दिया और फिर खुद को गोली मार ली, तो फिर इस कहानी का सच हमेशा के लिए उसके साथ ही दफन हो जाएगा। या शायद सच अभी पूरी तरह सामने आया ही नहीं था, क्योंकि विवेक को एक बात बार बार परेशान कर रही थी। अगर अभय ने सच में एड्रियन को मार दिया था, तो फिर इतने साल बाद अचानक उसकी याददाश्त क्यों लौटने लगी थी? और उसने जो आखिरी संदेश विवेक को भेजा था, उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मुझे सब याद आ गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विवेक उस रात बिल्कुल सो नहीं पाया। सब कुछ जैसे बहुत सीधा लग रहा था। डैनियल क्लार्क भारत आया। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अभय मेहता को गोली मार दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के लिए केस लगभग साफ था, लेकिन विवेक के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार अभय का आखिरी संदेश याद आ रहा था, मुझे सब याद आ गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर सच में अभय को सब कुछ याद आ गया था, तो क्या उसने डैनियल को सच बताया होगा? और अगर बताया होगा, तो क्या डैनियल ने उसकी बात सुनी होगी? अगले दिन सुबह विवेक फिर अभय के घर पहुंचा। पुलिस की जांच लगभग खत्म हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राहुल त्यागी ने उसे देखते ही कहा, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। डैनियल क्लार्क ने बदला लिया और फिर खुद को गोली मार ली। विवेक ने शांत स्वर में कहा, शायद, लेकिन मैं अभय का स्टडी रूम एक बार देखना चाहता हूं। इंस्पेक्टर ने अनुमति दे दी। कमरा वैसा ही था जैसा पहले था, साफ, व्यवस्थित और शांत। मेज पर कागज, कुछ फाइलें और वही पुरानी डायरी पड़ी थी। विवेक ने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना खोला। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए ठहर गईं। पन्ने पर लिखा था, आज डैनियल क्लार्क मुझसे मिलने आया। 30 साल की नफरत उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे सब सच बता दिया, कैसे उस दिन नाव में झगड़ा हुआ, कैसे मैंने आत्मरक्षा में वार किया और कैसे वह पानी में गिर गया। उसने कुछ देर तक मुझे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। मुझे लगा शायद वह सच समझ गया है, शायद इतने सालों का बोझ आज खत्म हो गया। विवेक ने पन्ने के नीचे समय देखा, सुबह 7:40। वह अचानक ठिठक गया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार गोली करीब 8 बजे चली थी, लेकिन नौकर के बयान के अनुसार डैनियल करीब 7:30 पर घर से निकल गया था। मतलब डैनियल के जाने के बाद भी अभय जिंदा था। विवेक का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला और इंस्पेक्टर राहुल के पास पहुंचा। मुझे नौकर से दोबारा बात करनी है, उसने कहा। कुछ ही देर बाद वही नौकर सामने खड़ा था, करीब 40 साल का घबराया हुआ आदमी। विवेक ने शांत स्वर में पूछा, जब वह विदेशी आदमी आया था तब क्या हुआ? नौकर बोला, साहब, दोनों स्टडी में बात कर रहे थे, करीब आधा घंटा। फिर वह विदेशी आदमी बाहर निकला और चला गया। क्या आपने उसे जाते हुए देखा? जी हाँ, विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। और गोली? नौकर थोड़ा घबरा गया। गोली उसके जाने के कुछ देर बाद चली। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर राहुल ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? तुमने पहले यह क्यों नहीं बताया? नौकर कलाने लगा, साहब, मैंने सोचा शायद वही आदमी वापस आया होगा। विवेक ने धीरे धीरे कहा, लेकिन वह वापस नहीं आया। अब सवाल पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अगर डैनियल क्लार्क अभय से मिलकर चला गया था, तो फिर गोली किसने चलाई? पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। बैलिस्टिक रिपोर्ट आई। डैनियल के पास से जो पिस्तौल मिली थी, उससे चली गोली और अभय को लगी गोली अलग थी। मतलब अभय की हत्या उस हथियार से नहीं हुई थी। अब साफ था कि असली कातिल कोई और था। इसी दौरान विवेक को एक और छोटी सी बात याद आई। जब वह पहली बार केस लेने आया था, तब अभय ने कहा था
कि उसने हाल ही में अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की थी। विवेक ने अभय के फोन रिकॉर्ड निकलवाए। एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था। नाम था विवेक शर्मा। इंस्पेक्टर राहुल ने पूछा, "ये कौन है?" विवेक बोला, "अभय का बिजनेस पार्टनर।" पुलिस ने तुरंत उसे पूछताछ के लिए बुलाया। विवेक शर्मा करीब 50 साल का आदमी था, शांत, संभला हुआ और आत्मविश्वासी। पहले उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब विवेक ने डायरी का पन्ना उसके सामने रखा और बताया कि डेनियल क्लार्क अभय को मारे बिना ही चला गया था, तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 30 साल पहले कैम नदी के किनारे तुम भी थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद विवेक शर्मा धीरे धीरे हंस पड़ा। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया, इंस्पेक्टर राहुल ने सख्त आवाज में कहा। उस दिन क्या हुआ था? विवेक शर्मा बोला, एड्रियन क्लार्क अभय को लगातार अपमानित करता था। उस दिन नाव में दोनों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। एड्रियन ने पहले अभय को धक्का दिया। अगर अभय नाव पकड़कर न संभलता तो वही पानी में गिर जाता। फिर अभय ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वह नदी में गिर गया और डूब गया। कमरे में खामोशी छा गई। तुमने यह बात कभी बताई क्यों नहीं? राहुल ने पूछा। विवेक शर्मा बोला, क्योंकि अभय ने मुझसे कहा था कि अगर सच बाहर आया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और तुमने 30 साल तक चुप्पी रखी? हाँ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन पिछले हफ्ते अभय ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है और वह सब सच पुलिस को बताने वाला है, इसलिए तुमने उसे मार दिया, विवेक ने कहा। विवेक शर्मा ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, उस सुबह मैं घर के पीछे बगीचे में था। मैंने देखा कि डेनियल क्लार्क अंदर गया। मुझे लगा शायद वही बदला ले लेगा, लेकिन वह बाहर आया और चला गया। फिर मैं अंदर गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। अभय स्टडी में अकेला था। उसने मुझे देखा और समझ गया। उसने कहा, अब सच सामने आना चाहिए, और तभी मैंने गोली चला दी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ महीनों बाद अदालत ने विवेक शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डेनियल क्लार्क निर्दोष साबित हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अजीब सच यह था, 30 साल पहले हुई एक घटना 3 जिंदगियों को धीरे धीरे बर्बाद कर गई। कभी कभी अतीत का एक छोटा सा रहस्य भी इतना भारी हो जाता है कि वह इंसान को पूरी जिंदगी ढोना पड़ता है, और जब सच आखिरकार सामने आता है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।